जी ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है? करें या फिर किसी को नहीं प्लीज किया करें एडवाइस। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है? नंबर 125 निकालें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की वर्किंग्स रिवाइज करें, कल जो लिखी। चलो शुरू करें सॉल्व करें। तो मसला तो नहीं कल से रिलेटेड। ये पिछले एक दो दिन पहले मैंने चेंजेस इन इक्विटी के 2 क्वेश्चंस किए थे, रिवाइज हो गए थे, दोबारा पढ़ के याद आ जाता है। चले 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए स्पेस छोड़ी थी रजिस्टर कॉलम में। हेडिंग शुरू करें प्लीज। ये अब 4 स्टेटमेंट्स हैं, क्या करके बिजनेस नेम जब भी कभी अवेलेबल हो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट लॉस वगैरह बनाते हुए नाम भी लिखना। बिजनेस नेम इज वंडर लिमिटेड। जिस तरतीब से एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट्स मांगी है उसी तरतीब से एग्जामिनर को दिखानी है। तो सबसे पहले क्या बनाना है? शुरू हो जाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन बजा 30 June 2012 रुपीज इन डेटा देखें, रुपीज इन मिलियंस में सारी वर्किंग है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए सारे? आ गए जी सर जी, आ गए। कंपैरेटिव बनाना है तो 2012 एंड 2011। अब इसके लिए स्पेस छोड़ दें। इस फर्स्ट पेज पे मैंने 1.5 पेज का था। ये फर्स्ट पेज पे पहले 3 स्टेटमेंट्स आनी चाहिए और जगह छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग लिखें। पहले इधर हेडिंग्स पूरी करने बाद में फिर मैं बताता हूँ पहले कौन सी स्टेटमेंट बनेगी। क्या आपसे पूछता हूँ, बनानी तो उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में एग्जामिनर ने कहा, लेकिन हम कौन सी स्टेटमेंट पहले बना सकते हैं, कौन सी बाद में बनेगी, ये भी जरा एक मिनट सोच लेते हैं। सेकंड कौन सी स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
फॉर द ईयर एंडेड, और बेटा उतनी छोड़नी जितनी छोड़नी चाहिए यार, कमाल हो गई। 3 चीजें बनानी है जिनके थोड़ी सी जगह रखते हैं, 4.5 लाइन छोड़ दें, इसको तो साइंस ने बनाई है। एक पेज पे 3 आ जाए, बस इतनी की जगह रखनी है। जब भी कोई कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा हो तो ये फॉर्मेलिटीज हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज का जो हाफ है वो जरा लास्ट रिक्वायरमेंट के लिए रखिएगा, उसमें एक करेक्शन ऑफ एरर नोट बना दें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2020। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में फिर कंपैरेटिव बनाने का तरीका जरा डिफरेंट है, अदरवाइज सब आमने सामने बन जाता ना, करंट ईयर और लास्ट ईयर। चेंजेस इन इक्विटी में स्टेटमेंट फॉर्म में पहले कंपैरेटिव ईयर और फिर करंट ईयर। हेडिंग्स लिख लेंगे तो बताइए। हो गई सर हेडिंग्स? सीक्वेंस सर मैंने वही रखा जो एग्जामिनर ने मांगे, लेकिन जरा स्टेटमेंट्स के एंगल से जरा गौर करें। पहली कौन सी स्टेटमेंट बनेगी, फिर कौन सी बनेगी, तो फिर कौन सी बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा, इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस आना, क्या खाना। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस कब आएगा, जब ओपनिंग में प्रॉफिट भी ऐड हो। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी हमें ठीक करना है, तो बनानी तो हमने इसी सीक्वेंस में है स्टेटमेंट्स है, लेकिन सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद फिर चेंजेस इन इक्विटी फाइनल कर लेंगे, और फिर फाइनली क्लोजिंग बैलेंस जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। सही है? तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्यों, प्रॉफिट सही आएगा, चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस चेंजेस इन इक्विटी में आएगा। ठीक है, और ये पहले दरमियान वाली सेकंड स्टेटमेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से सब कुछ सही मिलाएगा। डाटा देखें क्वेश्चन का, तो प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सर जी, अवेलेबल है सर। सिर्फ किसकी अवेलेबल है, प्रॉफिट ही अवेलेबल है, तो वहीं से करेक्शन हो सकती है। कैसे करेक्शन करें पहले देख लीजिएगा, तरीका इसका दोबारा में से पहले सुन लीजिएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन कितना है, 120 एंड 90। 2011 का प्रॉफिट बताएं 120। वर्किंग्स में जाएं, छोड़ दें सब कुछ, कंडीशन देख के ना लिखें। तरीका इसका ये होता है कि क्वेश्चन की पहले फिगर लेना, और फिर उसके बाद अपनी वर्किंग में जाके एडजस्टमेंट्स ढूंढना। क्या 2011 के प्रॉफिट में हमने कोई करेक्शन करनी, कौन सी फिगर नजर आ रही है, ढूंढ के एंट्रीज हमने लिखनी थी, उसका फिर इफेक्ट भी एक लिखा होगा। 2 एंट्रीज थी लेकिन उसका एक नेट इफेक्ट कैलकुलेट हो गया था 18.5 मिलियन। जरा ढूंढे कंडी, इस अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ना है या कम होना है, तो 120 का प्रॉफिट है, प्लस करूं या माइनस, माइनस 18.5। आंसर बताएं 101.5। एक मिनट बोर्ड पे देखें, सही है फिगर। लेकिन 2011 का ओरिजिनल प्रॉफिट क्या था, 120। क्या हम इसे रीस्टेट कर रहे हैं,
तो इसके ऊपर रीस्टेटेड आ जाएगा। किसके ऊपर आता है? ये कंपैरेटिव ईयर्स के ऊपर रीस्टेटेड फिर आता है। ठीक है, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द वे, गिवन फिगर ढूंढे और उसमें फिर अपनी एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करें। एनी कंफ्यूजन सर? वाई माइनस प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा था यार, ये ठीक है ऑनलाइन सोर्स? चले आगे। देन बेटा 12 का प्रॉफिट बताया, कहाँ से देख के बताया? क्वेश्चन से, वर्किंग्स में जाएं, 2012 के एंगल से एडजस्टमेंट ढूंढना है। ठीक है ठीक है, दो ढूंढ लेते हैं, पहले ऊपर एरर वाली एक में जाएं। एरर के एंगल से 2012 में कोई एडजस्टमेंट हुई है? एरर वाली, एरर वाली, एरर वाली, एरर एरर एरर, प्रायर ईयर एरर 2012 में एडजस्टमेंट हुई है यार? कौन सी एंट्री नजर आ रही? एक डेप्रिसिएशन रिवर्स हुई थी। डेप्रिसिएशन रिवर्स होने का इफेक्ट भी आपने नीचे लिखा था। प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? प्लस से माइनस, +2। लेकिन नीचे जरा जाएं जहां एस्टीमेट चेंज हुआ है। एस्टीमेट चेंज में भी एक प्रॉफिट पे इफेक्ट आया 2012 में। 2011 में एस्टीमेट चेंज नहीं है। एस्टीमेट जो होता है प्रोस्पेक्टिवली चेंज होता है, लेकिन जो एरर था ये रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज हुआ था। 11 और 12 दोनों ईयर्स में इफेक्ट था एरर का। एस्टीमेट चेंज में ढूंढे 2012 में कोई इफेक्ट है सर? क्या है, कितना है? प्लस या माइनस? ठीक है सर, तो रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 98। इसके ऊपर भी रीस्टेट लिखूं? रीजन 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 करंट ईयर रीजन 2012 का ड्राफ्ट था, अभी 2012 में ही फाइनल हो रहा है, इसलिए इसके साथ रीस्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। एनी कंफ्यूजन सर? करें कंप्लीट। जी सर, अब कहाँ जाए? प्रॉफिट आ गया है तो कहाँ जाएं? चेंजेस इन इक्विटी में। चेंजेस इन इक्विटी को ज़हन में रखकर जरा सवाल देखें। कंपैरेटिव बनाना है, कंसंट्रेट करना पड़ना है फुल। यहाँ कोई डेट लिखवाएं, कहाँ से शुरू करें? चेंजेस इन इक्विटी है ना यार? या चले सॉरी, एक छोटा सा डिसीजन और भी लें। ये क्वेश्चन देके बताएं इसके कितने कंपोनेंट्स इक्विटी के अवेलेबल है। कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी ज़हन में लाएं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह वगैरह वगैरह। सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा, हेडिंग बना लें रिटेन्ड अर्निंग्स। एक ही क्यों बन सकेगा? क्योंकि उसी का डाटा है, एक ही कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कंपैरेटिव बनाना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई, करंट ईयर का बेंड हो रहा है। हिम्मत किया करें प्लीज, हिम्मत। 30 जून 12 पे, तो करंट ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 जुलाई 11। पिछला साल कब शुरू होगा? 1 जुलाई 10। सोच के लिखते हैं जरा। कंपैरेटिव ईयर का ओपनिंग 11 का ओपनिंग, 1 जुलाई 10, 11 का opening। सही हो गया ये क्वेश्चन में है जरा। ये फिगर ढूंढ के बताएं, 1 जुलाई 10 की रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर। जाने दें यार, जाने दें इससे। 198 पे आंसर, 198। 12 डेट्स बोलिएगा। 198 किस दिन का बैलेंस है? किस दिन का बैलेंस है? 30 जून 12। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्लोजिंग बैलेंस 12 का क्लोजिंग हो गई। 108 ढूंढे, ये किस दिन का क्लोजिंग है? दिन 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 भाईजान, 11 दिन दिन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन है, किसी डेट का है, किसी दिन का है। 30 जून 11। अपना जरा रजिस्टर देखें, हम किस दिन का ढूंढ रहे हैं? तो क्या 108 की बात हो रही है?
108 तो 30 जून 11 का क्लोजिंग है, हम तो 11 के ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये 30 जून 11 का क्लोजिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस है 11 का, तो इसकी बात हो रही है, किसी और फिगर की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। अब जरा मोहानी ढूंढे जरा क्वेश्चन नंबर 1, मोहानी वजान क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बताएं। पिछला ही है यार, पिछला ही है, इसमें टेंशन वाली क्या बात है। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में जाएं, 89 ढूंढने, डेट बोलने, किस डेट का बैलेंस है, इसमें 21 शामिल था, एक रजिस्टर में ढूंढने, एक वर्किंग हुई थी कल, 7 के क्लोजिंग से 7 का ओपनिंग आ गया था यार, रिवर्स वर्किंग हो गई। क्या किया था, प्लस किया था माइनस किया था, रिवर्स जा रहे थे क्लोजिंग में फॉर द ईयर, माइनस करके ओपनिंग निकाल लिया। एज इट इज अब अप्लाई करें जरा क्वेश्चन नंबर 3 में। 108 2011 का क्लोजिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे है, प्रॉफिट एंड लॉस के डाटा में 11 का प्रॉफिट ढूंढना है, 120। कंसंट्रेट कोई मसला नहीं, बड़े हो रहे हैं हम, बड़े हो रहे हैं, देखी जाएगी इंशाल्लाह। 108 किस दिन का बैलेंस है, 30 जून 11 का बैलेंस है, 120 ढूंढे, 120 क्या है, इस साल का प्रॉफिट है, क्या रिवर्स जाया जा सकता है, अपने हाथ से थोड़ा सा रिटेन अर्निंग्स का जल्दी से लेजर बनाएंगे, कहीं वर्किंग में जाए। क्वेश्चन में डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन है, होता नहीं है नहीं, है नहीं, गिवन नहीं है, सिंपली कैसे बन जाएगी वर्किंग। क्लोजिंग बैलेंस 108, प्रॉफिट 120, ध्यान से देख के लेजर बैलेंस करना। क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आएगा लेजर में, क्लोजिंग बैलेंस की जगह, प्रॉफिट किधर आएगा, अपनी साइड पे आएगा, इससे बैलेंस करें जरा, तो बैलेंस नहीं हो रहा, किस तरफ लिख के बैलेंस हो रहा है, प्रॉफिट 120 है, क्लोजिंग 108 है, ये हो क्या रहा है, लेजर बैलेंस करना सर, जैसे ये डेबिट बैलेंस आ रहा है, ये डेबिट साइड पे फिगर आ रही है अपनी, ऐसे ही होगा ना बैलेंस है, तो क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, नॉर्मली वही होता है, प्रॉफिट्स की वजह से क्रेडिट बैलेंस, लेकिन क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का डेबिट बैलेंस आ रहा है, और सर ये तो बता दो यार, तो बेटा लॉस भी तो हो सकते हैं, अगर पिछले सालों के लॉसेस हो तो लॉसेस की डेबिट फिगर होती है, क्रेडिट फिगर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में लाना, प्रॉफिट क्रेडिट क्यों होता है, पता है सर, सब कुछ पता है, कंसंट्रेट करें, प्रॉफिट आता कब है, जब इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंसेस कम होते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्स क्रेडिट होती हैं और एक्सपेंसेस डेबिट होती हैं, अगर इनकम ज्यादा होंगी तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट्स ज्यादा हैं, देयरफॉर प्रॉफिट क्रेडिट फिगर बचेगी, लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए तो फिर लॉस होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होने का मतलब डेबिट अमाउंट्स ज्यादा थी, लॉस फिर डेबिट फिगर होती है। डिस्पोजल का भी वर्ड सुना आपने वैसे, कभी डिस्पोजल अकाउंट बनाया आपने, डिस्पोजल अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, डिस्पोजल अकाउंट हो ही नहीं सकता, डिस्पोजल अकाउंट कहां से आ गया बीच में, क्रेडिट बैलेंस हो तो गेन होता है, डेबिट बैलेंस हो तो क्रेडिट्स गेन, लॉस डेबिट, तो 12 क्या निकला है, रिटेन्ड लॉस आ गई, तो पिछले सालों में फिर लॉस होगा इस स्टोरी में, तो इट इज रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड लॉस, बाय डिफॉल्ट तो रिटेन्ड अर्निंग्स ही अज्यूम होती हैं, लेकिन डेबिट फिगर अगर आ जाए रिटेन्ड लॉस, रिटेन्ड अर्निंग्स की, तो इट रिफ्लेक्ट्स रिटेन्ड लॉस, व्हिच मींस डेफिनेटली पिछले सालों में क्या हुआ होगा कि ये डेबिट बैलेंस आ गया, लॉसेस हुए होंगे जिसके रिजल्ट में डेबिट बैलेंस आ रहा था, लेकिन इस साल फिर कितना प्रॉफिट हुआ, 120, therefore retained earnings का फाइनल बैलेंस
108 हो गया। पहले कितना लॉस खत्म हुआ 12 का, फिर कितनी प्रॉफिट्स की रेडियन फिगर आ गई 108। ठीक हो गया सर? आ गया सर, क्यों नहीं आ सकता सर? आ गया सर, आने लगा सर, क्यों नहीं आ सकता? उस केस में भी आता है जो मैंने याद करवाना। कभी आपने डेटर कंट्रोल अकाउंट वर्ड सुना? कभी आपने अकाउंटिंग वर्ड सुना? आज सुन लिया, चेंजेस इक्विटी में। तो 1 जुलाई 2010 को एक हमें बैलेंस मिला है, कितना मिला है सर? ये वर्किंग वाला समझ आ गई प्लीज सबको? व्हाट इज 108? एक दफा दोबारा जरा, व्हाट इज 108? व्हाट इज 108? व्हाट इज 120? व्हाट इज 120? हम जब रिवर्स किए तो पता ये चला कि क्रेडिट बैलेंस की बजाय डेबिट बैलेंस है। तो सिंपली बेटा कैसे इसे लिखेंगे? 12 फिगर है लेकिन ब्रैकेट में आ जाएगा, एक नेगेटिव फिगर के तौर पर आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? अब ये 12 जरा गौर से देखें, गौर से इसको देखें। इसमें किस डेट तक के प्रॉफिट्स या लॉसेस का इफेक्ट होगा? इस 12 के अंदर किस डेट तक के प्रॉफिट्स या लॉसेस का इफेक्ट मौजूद होगी? 30 जून 2010, 11, 15। ये किस डेट का क्लोजिंग बैलेंस है? 30 जून 2010 का क्लोजिंग है, जो 1 जुलाई 2010 का ओपनिंग बना। 30 जून 2010 का क्लोजिंग बैलेंस। तो 2010 तक के प्रॉफिट्स या लॉसेस का इफेक्ट इसके अंदर मौजूद होगा। पिछले सालों के प्रॉफिट्स लॉसेस जो भी होंगे उसका इफेक्ट मौजूद होगा। अब अपनी वर्किंग्स में जाना, क्या 2010 में भी हमारी कोई करेक्शन है? क्या 2010 में भी हमारी कोई करेक्शन है? 30 जून 2010 तक कोई करेक्शन है? हमारी करेक्शन किस साल से शुरू हुई थी? 11 से। अगर फॉर एग्जांपल ये एरर हुआ होता कहीं 2010 30 जून 2010 वाले पीछे साल में, 30 जून 2010 वाले साल में या उससे पिछले साल में, तो क्या फिर इधर भी कभी इफेक्ट आता है? ये मोहानी दोबारा देखें, मोहानी और आंसर देखें। मोहानी का आंसर 68 ढूंढना है। सर ये हिम्मत करनी पड़नी, आप लोग हिम्मत नहीं कर रहे। आप क्लास में आके अज्यूम करते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब अगला बड़ा काम करें। यहाँ तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के बाद एक मुश्किल सर हो गई है, लेकिन एक नया चैलेंज सामने आ गया। व्हाट इज 68? किस साल तक के प्रॉफिट्स इसके अंदर मौजूद है? 2006 तक के, 6 तक के, यहाँ 31 दिसंबर ईयर एंड है, 6 तक के। अब इसी मोहानी में वर्किंग्स होना, क्या 6 में भी कोई करेक्शन थी? आप 2006 में कोई करेक्शन थी सर? वर्किंग मंथ सर शायद 1.5 मिलियन ढूंढे यार, तो फिर वो करेक्शन आपने ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स के बैलेंस में की है। पीछे और जाए, जो फर्स्ट एग्जांपल की थी बोरिंग कॉस्ट वाली, ओपनिंग ढूंढने अपने चेंजेस इन इक्विटी की ओपनिंग ढूंढ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ढूंढने, 1,20,000 ढूंढने। 1,20,000 को दोबारा गौर से देखें, डेट देखें, किस डेट तक प्रॉफिट इसके अंदर शामिल है? 2001 तक के प्रॉफिट इसके अंदर शामिल है। तो क्या एक में कोई करेक्शन थी? ढूंढे ढूंढे, ये देखिए ढूंढे वर्किंग्स में, एक की कोई करेक्शन थी या एक में कोई करेक्शन थी? फर्स्ट वर्किंग हुई है ऊपर, फर्स्ट वर्किंग हुई है 2001 से रिलेटेड कोई 15,000 की करेक्शन थी हमारी। अब ये भी ध्यान में रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो करेक्शंस हैं 12 में है, 12 में है और 11 में। तो वो करेक्शन जो है 12 की करेक्शंस 12 में हो गई हैं, 11 की करेक्शंस 11 में हो गई। अगर 10 या उससे पिछली कोई करेक्शंस होती तो फिर वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में होनी थी इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में 30 जून 2010 तक कोई एडजस्टमेंट ना होने की वजह से क्या ये 12 मिलियन सही रीस्टेटेड फिगर है? क्या इसको रीस्टेट फर्दर करने की जरूरत तो नहीं है? कब जरूरत पड़ती है? जब कंपैरेटिव ईयर से पिछले सालों में भी कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो। आई होप के गौर से सबने देखा है। तो आइए जरा रिलैक्स होकर देख के बताएं फिर आगे क्या करूं। ओपनिंग में तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है,
तो फिर स्ट्रेट अवे क्या करूँ, ढूंढने जरा आगे क्या लिखूँ, किस साल का प्रॉफिट, और जाने दें यार, किस साल का प्रॉफिट यार, 2011 का। रीस्टेटेड लिखूं या क्वेश्चन वाला लिखूं, रीस्टेटेड लिखूं क्वेश्चन वाला लिखूं, रीस्टेटेड ढूंढें, कहां से ढूंढेंगे, कहां से ढूंढेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से ढूंढेंगे। क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस चेंजेस इन इक्विटी से पहले बनी होनी चाहिए, इसलिए पहले बेटा बनाइए, ढूंढ के बताएं क्या फिगर, 101.5 ब्रैकेट लगा दो, ऊपर क्यों लगाइए, वो लॉस है, अब ये प्रॉफिट है, बैलेंस कर दें। 89.5 नाम बताएं, बैलेंस एज ऑन 30th June 11 रीस्टेटेड आएगा। अब ये भी काइंडली जरा ध्यान में रख लेना, ये ऑनलाइन स्टोर चल रहे हैं सर, चलिए वाइंड अप करें। अब क्या रह गया, कौन से साल का, 12 का प्रॉफिट होना 98, कहां से फिगर्स देख रहे हैं हम, ये रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड फाइनली बैलेंस एज ऑन 30th June 2012 187.5। कैलकुलेशंस किया करें प्लीज। Any confusion anywhere? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आना। क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कौन कौन सी फिगर्स अवेलेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की एक फिगर अवेलेबल है और एक रिटेन्ड अर्निंग्स की, आए उसको भी फाइनल करें। ये नोट तो नहीं कर रहा कोई, चेंजेस नहीं कोई, सारे इकट्ठे हो गए। फर्स्ट स्टेटमेंट, जी सर जी, सबसे पहले लिख लें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जहां जहां मैं लेके जाऊंगा कहीं साथ साथ रहना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जरा एडजस्टमेंट शायद जरा ज्यादा है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वैसे मीनिंग क्या है, आइए 16, इसमें एसेट्स शामिल है ना यार, कुछ चंद के एग्जांपल्स बता दें एसेट्स के, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, चल इतनी काफी। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स, वंस अगेन बेटा क्वेश्चन सामने रखना है और वर्किंग्स में जाना है। वर्किंग्स का मकसद ही ये था कि क्वेश्चन की फिगर्स को रीस्टेट किया जा सके, करवा देंगे तो सबसे बेस्ट है, सही तरह समझ लें पहले काइंडली। 2011 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस लिखवाएं, 2011 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस बताएं। 120 प्लीज, 130 किसकी बात हो रही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, छोड़ दे अभी ना लिखे। व्हाट इज 130, 2011 का क्लोजिंग बैलेंस था ये था। अब अपनी वर्किंग्स में जाए, 2011 में आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चेंज किया है, फुल कंसंट्रेट जरा। अच्छा, इसके ना अब हमने उस तरह से फैक्ट नहीं लिखा है जिस तरह हमने प्रॉफिट के पहले लिखी है, तो जरा एक एक एंट्री को जरा एहतियात से साथ साथ लिखिए। 2011 की बहस कर रहा हूँ, आई एरर वाली वर्किंग, पहली एंट्री देखें, रिपेयर डेबिट और मशीनरी क्रेडिट, मशीनरी क्रेडिट होने से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे इफेक्ट आया क्या, अब डेबिट क्रेडिट की गेम चलनी है सर। तो 20 मिलियन से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी ने बढ़ना है कम होना है, -20, मत लिखें इस तरह,
दोबारा एंट्री देखें, माइनस समझ आ गया। अब इसमें का सारा फोकस होना चाहिए एसेट पे। तो मशीनरी क्रेडिट मींस मशीनरी 20 से कम हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखें, मशीनरी कम होने के बाद एक डेप्रिसिएशन की रिवर्सल हुई थी। डेप्रिसिएशन की रिवर्सल की एंट्री क्या हुई है? क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने से कोई एसेट पे इफेक्ट होगा? डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने से एक्सपेंस कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, वो बहस होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट को इफेक्ट करेगी या डेप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट पे है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट हो रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम हो रही है। हिम्मत जमानो, हिम्मत, कंसंट्रेट करना पड़ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर क्रेडिट हो रही हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रही है, ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बढ़ने से एसेट कम हो जाएगा। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट मींस क्या है? क्या कम हो रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1.5 मिलियन से कम हो रही है, लेकिन उसके कम होने से एसेट बढ़ जाएगा। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बढ़ने से क्या होगा? एसेट कम। जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी उतने से ही डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट कम होती जाएगी। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट होने का मतलब, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम होने का मतलब एसेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? फाइनल बताएं, प्लस करूं या माइनस करूं? यार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो डेबिट हो रही है, ये तो कम हो रही है, कम हो रही है। आप कह रहे प्लस कर दूं यार? किसके कम होने से क्या बढ़ जाएगा? किसके कम होने से मेरे भाई? डेप्रिसिएशन सोचो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सोचो? डेप्रिसिएशन कहाँ इफेक्ट करेगी? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट को इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, व्हिच मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इटसेल्फ कम हो रही है, लेकिन उसके कम होने से एसेट कितने से बढ़ जाएगा? कैलकुलेटर पकड़े, फिगर सॉल्व करें। 111.5 is the restated balance of property, plant and equipment in 2011. डन है सर? अब प्लीज नोट करें, आपके लिए है लेकिन पहले समझा करें करनी। y माइनस वाई प्लस, सोच लेना दोबारा, इंडिविजुअली सोच, मुझे ना बताएं लेकिन इंडिविजुअली सोच, मुझे चाहे ना बताएं, इंडिविजुअली सोच। नहीं आ रही फिगर? 129 पॉइंट, सर ये 20 फिगर, क्या हम इतने गौर से देख रहे हैं कि लिखवाया 20 है और नजर 2.0 आ रहा है? मुझे सही करवाने की बजाय अपना गलत कर दिया। क्या ये 2.0 है या 2 और 0 के साथ कोई पॉइंट नहीं है? सॉरी यार, ये व्हाट इज द रिवाइज फिगर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? ये लास्ट साइन वाले हज़रात ओके प्लीज? 0.2 कहां आ गया भैया? मेरी तरफ से काइंडली कैलकुलेटर को 2-3 लगाएं जरा, और इसका 0 दबाएं, इसका दोबारा 0 दबाएं, जोर से दबाएं, देखें 0 आता है। 130 लिखें, माइनस का साइन ढूंढें रैंडमली कहीं, एक दफा प्रेस करें, 20 लिखें, प्लस का साइन दबाएं और बोर्ड पे देख के लिखें, बताएं क्या लिखना है? 1.5 जान दे भैया जी। सर जी 2012 की वर्किंग हो रही है, इकट्ठे नहीं सारे? 2012 की फिगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बताएं और रुक जाएं। 189। सबसे पहले बेटा एक चीज रिवाइज करनी है यहाँ, इससे पहले कि हम वर्किंग करें। अपने पास जरा फर्स्ट एग्जांपल जो थी बोरिंग कॉस्ट इसमें अप्लाई हो रही थी, उसके जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स ढूंढना जरा। फर्स्ट एग्जांपल मोहानी से पहले
मोहानी से पहले जो एक एग्जांपल कर रहे थे जिसमें बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट से कैपिटलाइजेशन की तरफ जा रही थी, उसमें एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी हमने। साथ जरा क्वेश्चन का डाटा जरा ढूंढने, पेज नंबर को बता देगा। पेज नंबर 120 का जा रहा है मुझे, 121। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए कुछ हमने एक्स्ट्रा चीजें सोची थी यार, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन होती है। तो मैं जरा कोशिश करता हूँ जरा पिछला सारा आपके सामने जरा रिफ्रेश हो जाए। जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रीस्टेट करने का तरीका यह है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें और अपनी वर्किंग्स को इनकॉर्पोरेट करें। तो काइंडली आपके पास रजिस्टर में आंसर है और क्वेश्चन आपके सामने है। प्रॉपर सारा फोकस इस वक्त प्लांट पे है मेरा। प्लांट की फिगर थी 2001 से शुरू करूंगा मैं। क्वेश्चन में से देख के बताएंगे कितनी फिगर थी प्लीज, कितनी थी यार? 3 लाख। 2001 से रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट कितनी थी? 15,000। एसेट ने बढ़ना था या कम होना था? क्यों बढ़ना था? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही थी, तो हमने 315 कर दिया उसे 15,000 प्लस करके। 2002 में 2002 की गिवन फिगर सवाल में बताएं 450। अपने आंसर में आए, दोबारा 15,000 क्यों प्लस हुआ है? नहीं, एज ऑन की बजाय जरा थोड़ा सवाल जरा देखिए, जरा पता है आपको ये 4,50,000 जो क्वेश्चन में फिगर है, ये किस फिगर से 4,50,000 बनी होगी? 3 लाख के ब्रॉड डाउन से 4,50,000 बना होगा। तो इस 4,50,000 में ओपनिंग भी ठीक होना था और फॉर द ईयर भी ठीक होना था। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए कम्युलेटिव एडजस्टमेंट होनी थी। ऐसे ही था सर। क्वेश्चन में जरा 2003 की फिगर बताएं क्या गिवन है? 5 लाख। अब ये 5 लाख कहां से बना हुआ था? 4,50,000 ब्रॉड डाउन करके। देयरफॉर 2003 में जाके कैसे करेक्शन की, जरा ढूंढ के बताएं। 15,000 भी लिया, 17,000 भी लिया और फिर 9,000 भी लिया। इन अदर वर्ड्स कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स की हमने। सिमिलरली जरा क्वेश्चन नंबर 3 में आए, 189 ढूंढे, 189 ढूंढे। सवाल में देख के बताएं ये 189 किस ब्रॉड डाउन से बना होगा? 130 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, तो ये तो 130 से बना होगा। तो इसमें हमें 130 भी ठीक करना पड़ेगा और फॉर द ईयर की करेक्शंस भी करनी पड़ेगी। बात याद आ रही है प्लीज? तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए कौन से वर्ड्स काइंडली ध्यान में आने चाहिए कि हमने कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स करनी है। तो देयरफॉर अब सारी वर्किंग सही तरह बताएं कैसे करूं। 189 आ जाओ फाइनल, बताएं इस 180 में क्या करूं? -20 और प्लस 1.5 करूं यार? ये तो डबल हो जाएगा यार। इस वर्किंग से -20 प्लस 1.5 से क्या ठीक होगा? 189 के अंदर जो 130 था वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या 2012 में भी कोई करेक्शंस है? पहले करवा दिया करें। यहाँ तक वाली जो करेक्शंस किए मैंने -20 प्लस 1.5, ये इसका क्या मकसद है? ताकि ओपनिंग ठीक हो जाए। अब आ जाए वर्किंग्स में और 12 के इफेक्ट्स ढूंढते हैं। एरर में जाए, एरर में भाईजान, एरर में कोई करेक्शन है? सारा फोकस एसेट्स पे होना चाहिए इस वक्त। वंस अगेन 12 में एक एंट्री हुई है डेप्रिसिएशन की। क्या एंट्री लिखी हुई है? आप बताएं क्या करूं इसका? और माइनस डेप्रिसिएशन कम हो रही है। क्या कम होने से क्या बढ़ रहा है? +2। ठीक है सर, प्लीज ठीक है सर। जो हजरात मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं उन्होंने जरा ऊंची आवाज में देने हैं ताकि साथ वाला मुसलसल डिस्टर्ब हो जो आंसर नहीं दे रहा। ये प्लस क्यों किया 2000? ये तो सॉरी प्लस क्यों किया मैंने? लेकिन 2012 में जरा नीचे है वर्किंग में। एस्टीमेट चेंज में भी एक करेक्शन फाइंड हुई थी, वहां भी की एंट्री हुई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने से यहाँ भी एसेट 6 से बढ़ जाएगा। यहाँ तक ओके प्लीज? सिर्फ इसमें याद रखने वाली चीज मेरे ख्याल में -20 और प्लस 1.5 जो दोबारा है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए ध्यान में आना चाहिए। कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स होनी है, ओपनिंग आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक हो गया? फाइनली कैलकुलेट करें, 178.5 की फिगर आती है।
Any confusion anywhere, sir? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? जी सर, एनीथिंग एल्स? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मर रही, एनीथिंग एल्स? सवाल 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 कौन सी अल्हम्दुलिल्लाह करेक्शन हो गई है? रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स क्या पे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, याद आया जिन लोगों को। रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब हमने लिखनी है। दोबारा जरा उसी क्वेश्चन में जाएं जहां प्लांट अभी दिखा रहा था मैं। वहां मैंने आपसे ये कहा था कि डेफिनेटली रिटेन्ड अर्निंग्स में भी कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स तो होनी है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना चुके हो तो फिर ये फिगर्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से उठा लें। वहां ब्रैकेट में आप लिखा था फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन एक दफा दोबारा आपने इस क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जरा देखें, ये जो क्वेश्चन इस वक्त हो रहा है, क्या इसमें ऑलरेडी बैलेंसेस में कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स हो गई? जरा देख के सोचें जरा। 89.5 देखें जरा गौर से, अकाउंटेंट बन के जरा देखें। इस 89.5 में 2011 का प्रॉफिट आ रहा है? 2011 का प्रॉफिट आ रहा है? 2011 के प्रॉफिट में 2011 वाली एडजस्टमेंट्स देयरफॉर हो गई हैं, ऐसे ही हुआ है ना ये? लेकिन 187.5 ढूंढे, 187.5 किस फिगर से बनना शुरू हुआ था? 89.5 से ही बनाई, तो 2011 तक की एडजस्टमेंट्स 89.5 में ऑलरेडी हो गई थी, 12 की एडजस्टमेंट प्रॉफिट में आ गई हैं, और 187.5 में देयरफॉर 11-12 की एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया। तो अब दोबारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम फिर प्लस माइनस करें। चेंजेस इन इक्विटी में बात समझ आ रही? 89.5 में कहां तक एडजस्टमेंट्स हो गई हैं? 11 तक। 98 में नहीं, 12 तक नहीं कह सकते हम, ये वर्ड सही करेंगे। 98 में 12 वाली, लेकिन 187.5 में 12 तक एडजस्टमेंट्स हो, 12 तक। ये वर्ड्स भी सही क्लियर करें जरा, ये फर्क पड़ता है 12 वाली या 12 तक? 12 तक का मतलब पिछले सारे मिला के 12 तक, 11-12 पिछले सारे मिला के, और 12 का मतलब सिर्फ 12 वाली। 101.5 ढूंढे, 101.5 में किस साल की एडजस्टमेंट है? 11 की, 11 वाली सिर्फ। लेकिन 89.5 में 11 तक दो भी होनी थी, हो गई हैं। और फाइनली 187.5 इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2012, जिसमें सारी फिगर्स आ गई। लिख लें फिगर्स? हाँ लिख लें। 2011 में क्या लिखूं? 2011 के एंड पे क्या लिखूं बैलेंस शीट में? 89.5 एंड 12 में 187.5। कॉन्सेप्ट प्लीज क्लियर होने चाहिए करनी। 89.5 एंड 187.5। any other confusion? क्या रह गया? रिक्वायरमेंट देखें काम रहता है। नोट्स बनाने हैं, करेक्शन ऑफ एरर नोट आए, एक नई चीज है लेकिन इसका आइडिया है। एक दोबारा हेडिंग्स बनाए, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, बिजनेस नेम स्पीड अप हो जाएगा। वंडर लिमिटेड नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। for the year ended 31st December 2012, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है। 30 जून, सॉरी यार 30 जून 12। इसमें बनाना क्या है? रिक्वायरमेंट देखें, करेक्शन ऑफ एरर नोट कहा जा रहा है। करेक्शन ऑफ एरर नोट का मीनिंग समझने के लिए पेज नंबर 123 पर एक मिनट आ जाए।
एक हमने इसी आई स्टेट में डिस्क्लोजर बनाया था नोट्स में, चेंज इन पॉलिसी का भी आएगा किसी के ध्यान में? पेज 122 का एंड देखा था, पेज नंबर 122 का एंड देखें। अगर पॉलिसी चेंज हो जाए तो 3 नीचे एंड में, नीचे 3 डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, बोल दे शॉर्ट वर्ड्स में जरा। नेचर, रीजन, लाइन आइटम्स पे इफेक्ट। ये लाइन आइटम्स क्या होती हैं? इनके सामने अमाउंट आ रही है, कहाँ पे, कहाँ? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो हेडिंग्स होती हैं जिनके सामने अमाउंट आ रही है वो लाइन आइटम, पूरी बात तो आनी चाहिए। तो उसी तरह का बेटा ये पेज नंबर 123 पे है, उसी तरह का एक डिस्क्लोजर बनता है नोट्स में। अगर कोई प्रायर पीरियड एरर हो जाए तो 2 लाइन शायद देखी थी हमने, तो दोबारा देख लें। ए बी नीचे लिखा हुआ, नेचर बतानी है कि एरर हुआ क्या है, और नंबर 2 वही लाइन आइटम्स के इफेक्ट बताना है। तो अगर कोई करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना पड़े तो आपने नेचर ऑफ एरर एक्सप्लेन करना है शेयर होल्डर्स को कि क्या एरर हुआ था, और देन फिर उसकी करेक्शन की वजह से लाइन आइटम्स पे क्या इफेक्ट आया। तो आए जरा अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन का डेटा रख लें सामने, पेज नंबर कौन सा होगा? 125 जी। व्हाट इज द नेचर, एरर हुआ क्या था? सर ये सवाल में लिखा होगा ना यार, ये खुद से बनाना एरर, ये मतलब कोई एरर हुआ है हमारे सवाल में? एस्टीमेट चेंज की बात हो रही है एरर की। एरर पॉइंट 1 नीचे, क्वेश्चन के नीचे एरर क्या था? इस साल क्या हुआ था? पिछले साल रिपेयर्स को कैपिटलाइज कर लिया, बस यही नेचर है। तो यहीं से सेंटेंस उठाना। आए पहली दफा देर मेरे साथ ही देख लेते, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलेगी ना, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड कौन सा? 30 जून, 10/11, 10/11 एरर उसी साल हुआ ना, 11 वाले साल में, 1 अक्टूबर 2010 को। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2011 repairs were erroneously debited to machinery। तो एरर बेटा ये था, इसकी वजह से डेफिनेटली फिर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आया था, वो तो हमने सारा करेक्ट कर लिया ना। तो व्हाट वाज द एरर? रिपेयर्स कैपिटलाइज हो गए, तो रिपेयर्स वर एरोनियसली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो डेफिनेटली ये सारा कुछ मैंने शायद क्वेश्चन से लिखा, लेकिन थोड़ा सा अपने वर्ड्स में रीअरेंज किया मैंने। तो बस ये बात खत्म होगी। क्या यही एरर था? और सर जी यही एरर है सर। तो उसके बाद अब क्या रह गया? नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ correction of error on line items of अब 2 चीजें इसके नीचे आ रही हैं। किस किस लाइन आइटम्स में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लाइन आइटम्स, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइन आइटम्स। रेडी है सर? तो नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पहले सोच लो, लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वंस अगेन वर्किंग स्पिन है, बल्कि एक का बात शायद मैंने पहले भी की थी, उसको भी रिवाइज करना था, दोबारा उधर ही जाएं। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन वाले क्वेश्चन में ये बनाई हुई वर्किंग्स, डिस्क्लोजर ढूंढे जो बनाए हुए हैं लाइन आइटम्स के, मोहानी से पहले।
यहाँ मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये जो लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर है ये किन सालों का बनता है। ना 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 जरा देखें अगर जरूरत पड़े क्वेश्चन भी देखें जरा। लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर करंट ईयर का भी बनता है। करंट ईयर का बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? करंट ईयर की फिगर्स तो पहली दफा जा रही हैं, कंपैरेटिव ईयर का क्यों बना रहे हैं? शेयर होल्डर्स के पास पुरानी फिगर्स और होंगी, नई फिगर्स हम भेज रहे हैं, तो इनमें अब कितना चेंज करके हम भेज रहे हैं ये हम बताने लगे। तो ये लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर किन सालों का बनता है? कंपैरेटिव ईयर्स का, करंट ईयर का या कंपैरेटिव ईयर का। देखिए वहां जरा प्रॉफिट एंड लॉस आपने सिर्फ 2002 के एंगल से बनाया हुआ लाइन आइटम, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बनाया तो हुआ है लेकिन दो कंपैरेटिव ईयर्स का। कौन सा साल बीच में इग्नोर्ड है? 2003 नहीं नजर आ रहा। कौन से साल नजर आ रहे हैं? कंपैरेटिव नजर आ रहे हैं। लाइन का डिस्क्लोजर सिर्फ कंपैरेटिव ईयर्स के एंगल से होगा। अब अगर एक साल कंपैरेटिव है तो उसका होगा, अगर इससे ज्यादा है तो उसका भी हो सकता है। तो आ जाए वापस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताएं कौन से साल पे फोकस करेंगे हम। अब बता दें यार क्या हो गया यार, सिर्फ 11 पे या 12 पे भी? अब 10 में कोई करेक्शन है नहीं, 10 वाले ईयर एंड में 30 जून, तो सिर्फ 11 के एंगल से बने, कंपैरेटिव ईयर के एंगल से ये डिस्क्लोजर बनना है। डन है सर? अब वर्किंग में जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस ज़हन में रखे एरर वाली वर्किंग्स में जाए। और 11 में आपको कुछ नजर आ रहा है कुछ चेंज? कहाँ कहाँ कहाँ? जी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे पहली एंट्री देखें। अब इस वक्त फोकस एसेट पे होगा या प्रॉफिट एंड लॉस पे होगा? तो सबसे पहली एंट्री देखें, इंक्रीज इन रिपेयर, इंक्रीज इन डिक्रीज इन। दूसरी एंट्री में बोले डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड नहीं, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस। और इन दोनों की वजह से अगली लाइन देखें जो लिखी हुई है, इंक्रीज इन या डिक्रीज इन? डिक्रीज इन प्रॉफिट 18.5। तो ये तीन चीजें लिखनी है। बोले दोबारा, पहला 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 इंक्रीज इन रिपेयर, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन। फिगर्स बताएं। इंक्रीज इन रिपेयर 20, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन 1.5, फाइनली वर्ड्स बोले डिक्रीज इन प्रॉफिट 18.5। ओके सर लिखें। ये रिपेयर तो कम हो रही है, रिपेयर बड़ी कम हो रही है, कैसे पता चला? डेबिट हो रही है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, और प्रॉफिट देयरफॉर नेट करके 18.5 से डिक्रीज हो रहा है। सभी लेवल इंक्रीज होना है पढ़ाई का बहुत ज्यादा। डेली बेसिस पे घर आपको प्लीज टाइम चाहिए रिवीजन के लिए, कम से कम घंटा डेढ़ रोज निकल आता है। जी सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल होगी है सर। नेक्स्ट हेडिंग बताएं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। टाइम निकालना कंपलसरी है, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला करें पढ़ाई के लिए। जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइन आइटम्स पे आप इफेक्ट कैलकुलेट करना है। इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था पिछले क्वेश्चन में, मुहानी से पहले एक दफा उसको भी रिवाइज कर लें, मेरे साथ फिर कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने करवाया करने हैं ये। 120 पेज पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी जरा रख लें मुझे। 121 मैंने आपसे कहा था कि लाइन आइटम्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइन आइटम्स में चेंज लिखने का तरीका ये होता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें और इसके ज़हन में आता हो, और रजिस्टर में रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें। रिपीट करें मैंने क्या बोला?
क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और रजिस्टर वाली रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बस डिफरेंस लेना, तो एक नजर वहां से भी रिवाइज करा, वहां भी 2001 में कितना लिखा नजर आ रहा है सवाल में 3 लाख, प्लीज नजर आ रहा है, पहले 121 पेज फाइनल कर, वही वाला 2001 में कितना लिखा नजर आ रहा है 3 लाख, सवाल में 3 लाख, रजिस्टर में 3,15,000, इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज है डिक्रीज है, रजिस्टर में आंसर भी देखें क्या वर्ड्स लिखे थे, इंक्रीज इन प्लांट 2002 में आए, सवाल में क्या लिखा नजर आ रहा है, सवाल कहाँ है 4,50,000, रजिस्टर में 2002 में क्या लिखा नजर आ रहा है, कहाँ रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 4,82,000, 82,000, डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, चेक करें लाइन आइटम्स में 42,000 लिखा था, 32,000, 42,000, तो कहाँ देख के डिफरेंस आ गया है, ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन क्वेश्चन एंड रिवाइज्ड इन द रजिस्टर, आए आज भी वैसे ही अप्लाई करें। पेज 125 पे क्वेश्चन है और रजिस्टर का पेज आपको खुद पता है, किस साल का डिस्क्लोजर बनना है, कंपैरेटिव ईयर, सवाल में क्या नजर आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के सामने कंपैरेटिव ईयर में, प्लीज नजर आ रहा है, फिगर्स नजर आ रही हैं, आनी शुरू हो रही हैं, धुंधलाहट खत्म हो रही है, क्या लिखा नजर आ रहा है 130, अपना रजिस्टर देखें, 11 में आपने क्या लिखा फाइनली 1115, डिफरेंस लें, इंक्रीज या डिक्रीज, और ये तो इंक्रीज था यार, अब डिक्रीज है यार, क्या वर्ड्स लिखो, डिक्रीज इन व्हाट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नहीं वर्ड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को चेंज करना, डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाउ मच 18.5, डिक्रीज समझ आता, फिगर्स का कंपैरिजन करना है, 130 था 1115 है, कितने से कमी हो गई है, एंड दूसरी कौन सी फिगर है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या नजर आ रही हैं, सवाल में कितनी नजर आ रही है 108, आपके पास कितनी नजर आ रही हैं, चेंज लें, उतना ही चेंज है इसमें भी, डिक्रीज इन है या इंक्रीज इन, इंक्रीज इन डिक्रीज इन व्हाट, रिटेन्ड अर्निंग्स बाय रुपीस, अच्छा इसकी वर्किंग भी लिख लीजिएगा, फिगर से आई कैसे 18.5 और 18.5, 18.5 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का है 130 माइनस 111.5 एंड रिटेन्ड अर्निंग्स की लिखवाइएगा 108 माइनस 89.5, तो कंपैरेटिव ईयर का बेटा ये डिस्क्लोजर बनना, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर बनाना तो इसका इजीएस्ट वे ये है कि कंपैरिजन कर लें ओरिजिनल फिगर्स क्या थी और रिवाइज फिगर्स क्या है। बहरहाल आई होप के आफ्टर ऑल द डिस्कशन सब लोग कुछ क्लियर हो गया, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अरे टाइम है जरा क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह कंप्लीट करके कर देना, इतने गुस्से से, मुझे पता है पगला भी करना चाह रहे हैं, क्या हो गया जरा इंशाल्लाह कर लेंगे यार, क्या तो फौरन ज़हन में मसला ये आया, ज़हन में सवाल ये आया कि घर कुछ नहीं करना, सबसे पहला होमवर्क लिखे नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 जो हुआ है इसको सही तरह रिवाइज करना है, फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, सारी फिगर्स वर्किंग से लेके फाइनली जहां जहां से जैसे आई हैं जरूर इंडिविजुअली सोचनी है, और गिन के 45 मिनट्स लगने चाहिए, और अगर काम पहले खत्म हो जाए तो दोबारा शुरू कर देंगे सेम क्वेश्चन, और अगर टाइम पे काम ना खत्म हो तो और लगा लें, सही रिवाइज करें, कम से कम कितना टाइम लगाना, जी मौसम रिस्टेटेड फिगर से डिफरेंस दिया यार, 108 सवाल में फिगर है और 89.5 आपके रजिस्टर में फिगर है 2011,
11 की ओरिजिनल और 11 की रिवाइज फिगर्स लेनी है। अच्छा एक सेकंड, एक क्वेश्चन खतरनाक आ गया, जरा कहीं आप लोग भी इधर ना पहुंचा। ये मैंने 11 और 12 की फिगर्स को कंपेयर करके डिफरेंस लिया है। 11 की ओरिजिनल क्वेश्चन की फिगर्स और 11 ही की रिवाइज फिगर्स आपके रजिस्टर में। इतना खतरनाक सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। कंसंट्रेट किया करें यार। Following information has been extracted from the financial statements of Fine Fiber Limited for the year ended 30th June 2013। एक सेकंड के लिए नीचे रिक्वायरमेंट में है, prepare the following extracts including comparative figures from FFL's financial statements for the year ended 30th June 2013 in accordance with the International Financial Reporting Standards। IFRS। Number 1, retained earnings column as it would appear in the statement of changes in equity and correction of error note। दोनों से पे मिलेगा। रिक्वायरमेंट ए का मतलब रिटेन अर्निंग्स का कॉलम बनाना है, और बी करेक्शन ऑफ एरर नोट अगर बनाना पड़ जाए तो कौन सी चीज, दो चीजें बतानी होती है, नेचर एंड इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। रिटेन अर्निंग्स का कॉलम जहन में रखते फिलहाल क्वेश्चन का डाटा पढ़ने से, और अब इसमें वो सारे डिविडेंड्स और बोनस शेयर सब कुछ दोबारा आ रहा है, तो एक बड़ी अच्छी सी रिवीजन भी हो जानी है सबका, सब चीजों की। Following information has been extracted from the financial statements of the Fine Fibers Limited for the year ended 30th June 2013। ईयर एंड चेंज हो गया, अकॉर्डिंगली वर्किंग होनी है। 13 और 12 का डाटा दिया हुआ। प्रॉफिट फॉर द ईयर 93 and 82 रिस्पेक्टिवली। शेयर कैपिटल ₹10 ईच, ब्रैकेट का मतलब नॉमिनल वैल्यू 30 मिलियन एंड 30 मिलियन। शेयर कैपिटल के रुपीस दिए हुए, आगे रुपीस हैं या शेयर्स हैं? 10 रुपए का लेकिन एक शेयर है, अगर शेयर्स निकालना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन 30 मिलियन इस वक्त रुपीस है। हाँ जी कर लेंगे इंशाल्लाह। देन वो कहता है रिटेन्ड अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर, जरा देख के सब कुछ। 186 की मायूसी ना बुलाएगा ना, प्लीज डेट बोला। 30 जून 2013 एंड 105, ये क्लोजिंग्स है। 30 जून 12, क्या ये 30 जून 12 वाला जो 105 है ये ओपनिंग है 2013 का? ओपनिंग ही होगा ना 2013 का, 13 का ओपनिंग ही होगा। बड़ा नेक्स्ट पैराग्राफ, subsequent to the preparation of the draft financial statements। subsequent होगा मतलब नहीं, आने वाला, तैयार करने से पहले या बाद में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट बनाने के बाद, subsequent to an error has been detected, पहले या बाद में? in the financial statements for the year ended 30th June 2012, current year पिछले साल, whereby the depreciation on an assembly plant was mistakenly accounted for at 21.8 million instead of 12.8 million। कितने की बजाय कितनी, कम या ज्यादा? ड्राफ्ट बनाने के बाद पता चला कि पिछले साल 2012 में डेप्रिसिएशन कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हो गई थी। इस तरह की बात हो चुकी है पहले, कोई नई चीज नहीं है। अदर एलिमेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, assembly plant was installed on 1st July 10 at a cost of ₹80 million and is depreciated at the rate of 20% per annum। तो ठीक है, यूजिंग कौन सा बैलेंस? रिड्यूसिंग बैलेंस आ गया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से लगता है और सब्सिक्वेंटली WDV से। नंबर 2, फाइनल कैश डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 12 was approved at the AGM held on
25 सितंबर 2012 ₹4 पर शेयर। ब्रैकेट में बाद में जाइएगा, पहले ब्रैकेट के से बाहर जो लिखा दोबारा पढ़े। किस साल वाला फाइनल कैश डिविडेंड कब जाके डिक्लेयर हुआ है? ईयर्स के एंगल से बताएं। किस साल वाला डिविडेंड? 12 वाला। 12 में ही डिक्लेयर हो गए। अब 12 में 12 लिखा हुआ दे, पढ़ ले 25 सितंबर 12। कौन सा ईयर एंड स्टार्ट हो गया हुआ था? 30 जून 13। 1 जुलाई 12 से 13, तो 12 वाला 13 वाले काउंटिंग ईयर में जाके अप्रूव हुआ है, डिक्लेयर हुआ है। तो रिकॉर्ड किस साल होगा? 12 में या 13 में? 12, 13 में आएगा, लेकिन ब्रैकेट में जाएगा। ब्रैकेट में ये 11/5 पर शेयर, ये क्या होता है? 11 का 5 रुपए पर शेयर था। 11 का कब डिक्लेयर हुआ होगा? लिखा तो हुआ नहीं। लिखा तो नहीं, वो तो बाहर लिखा हुआ है, बाहर पढ़ने वाला। ठीक है पता सारा, पता दिन में आ रहा आने दे। ब्रैकेट से बाहर तो लिखा हुआ है 12 का 13 में, ये तो स्पेसिफिक बताया हुआ। ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर बता क्या रहा है? 11 का डिविडेंड बता रहा है। 11 का बता रहा है, 12 का बता रहा है? 11 का बता रहा है। 11 वाला डिक्लेयर कब हुआ ये नहीं बता रहा, नहीं बता। ब्रैकेट के अंदर नहीं बता रहा, ब्रैकेट से बाहर तो बता रहा है। ब्रैकेट के बाहर किसकी बात हो रही है? 12 वाले की जो 13 में डिक्लेयर हुई। ब्रैकेट के अंदर किसकी बात हो रही है? 11 वाले डिविडेंड की। डिक्लेरेशन कब हुई है? डिक्लेरेशन कब हुई है उसका नहीं बताया, तो नहीं बताया हमें, पता फिर पता तो हमें है, लेकिन स्पेसिफिक हो जाए ना जरा। ये 11 वाला है या 12 वाला है? ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर 11 वाला कब डिक्लेयर हुआ होगा? अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो आफ्टर द ईयर एंड ही डिक्लेयर हुआ होगा। क्यों 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 क्यों? फर्स्ट वर्ड, ये फाइनल डिविडेंड है। फाइनल है इंटरम है? फाइनल है इंटरम है? कुछ याद आता है? इंटरम जिस साल से रिलेटेड हो उसी साल डिक्लेयर हुआ होगा अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, और फाइनल इस साल का है उससे अगले साल डिक्लेयर हुआ होगा अगर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये फाइनल है, देयरफॉर ब्रैकेट में जो 2011 वाला होगा वो 12 में डिक्लेयर हुआ होगा। 12 का उसने बता दिया 13 में, ब्रैकेट से बाहर। 11 का अगर नहीं भी बता रहा ब्रैकेट के अंदर, तो 12 में डिक्लेयर हुआ होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है, एक नजर रिवाइज कर लें, अब याद है ये कल परसों क्वेश्चंस किए उसमें आया होगा। चले वर्किंग शुरू करनी है, क्या क्या बनाना? टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अभी, टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, हमारी तरफ आ गया जी। हेडिंग बनवाए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? जी बिल्कुल ठीक है जी। देखिए मेरा नाम लिखे ना, बिजनेस नेम याद रखें। रिक्वायरमेंट एक हेडिंग बना लें। फाइन फाइबर्स लिमिटेड। बनाना क्या है? चेंजेस इन इक्विटी में कौन सा कॉलम बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फॉर द ईयर एंडेड कौन सा है? फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2013। रुपीज इन ढूंढे, मिलियंस की स्टोरी लग रही। नहीं, क्वेश्चन देख के पता चल जाता आप लोगों के डाटा किस में मिलियंस में है, रुपीज में है। मिलियंस मिलियंस लिखे हुए हैं। कॉलम कौन सा बनना है? रिटेन्ड अर्निंग्स। कंपैरेटिव बनाना, लिखा भी हुआ है, ढूंढना जरा।
रिक्वायरमेंट सही तरह पढ़ा करें। कहाँ लिखा है कंपैरेटिव? प्रिपेयर द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। स्टार्ट करवाएं, डेट्स गौर से देखें, 2013 के एंड पे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बता सही, खुद से सोचा था डेट। गेम आगे जरा बढ़ाएं इसे। बैलेंस एज ऑन, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखे नहीं अपने हाथ से लिखे। बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 12 इस साल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा 12, 13 का स्टार्टिंग पॉइंट 12, 1 जुलाई 12, 12 का स्टार्टिंग पॉइंट 11। एनी कंफ्यूजन? कुछ डिजाइन चल रहा है? 11 का ब्रॉड डाउन चाहिए, क्वेश्चन देखें, जहन लड़ाएं, फिगर नजर आ रही है मेरा ख्याल मुझे, गिवन है, मुझे लग रहा है गिवन है। फर्स्ट जुलाई 11 105 अवेलेबल है, 105 अवेलेबल है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा था यही ओपनिंग है, और यही ओपनिंग है। किस डेट पे ओपनिंग है ये, लेकिन किस डेट पे? 1 जुलाई 12, हमें 1 साल पीछे जाना है। ये तो 12 का क्लोजिंग देख रहे हैं ना, जो 13 का ओपनिंग बनेगा, हमें 12 का ओपनिंग चाहिए। ऐसे ही सर तो हो जाएगा यार। 12 का प्रॉफिट दिया हुआ, अभी थोड़ी देर पहले किया तो था, 12 का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन जज्बाती ना हो जाइएगा, नीचे ज्यादा है, डिविडेंड्स भी दिए हुए हैं। क्या रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड भी इफेक्ट करते हैं? करते हैं सर। तो आए जरा एक अच्छा सा रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर अब मेरे साथ बना के रिवाइज करें। लेजर वही है, लेकिन डिविडेंड्स भी इन्वॉल्व हैं, तो डिविडेंड्स का इफेक्ट भी आएगा ब्रॉड डाउन की कैलकुलेशन में। मेरी तरह जरा देख के रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में 4 मेन फिगर जरा तरतीब से बोल दो। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, बिस्मिल्लाह पढ़े, दोबारा पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े। ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स, पहला लफ्ज बताएं, पहला लफ्ज बताएं। प्रॉफिट, आगे आगे तीसरा क्लोजिंग, वर्किंग्स में एक पेज छोड़ दें जी, एक पेज छोड़ दें, नीचे वो करेक्शन ऑफ एरर नोट भी आना जी। बेटा आना तो बहुत कुछ है रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में, लेकिन कम से कम मेन 4 चीजें ध्यान में रख लें। ब्रॉड डाउन, प्रॉफिट, डिविडेंड, क्लोजिंग। रिटेन्ड अर्निंग्स जरा सही तरह से मेरे साथ रिवाइज कर लें। रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉन्सेप्ट वर्किंग्स में है, वर्किंग वन सॉर्ट ऑफ ये है, लेकिन ऐसा देख के बनाने की बजाय पहले जरा अगर बनवा दें, मैं चाह रहा हूं कि जरा बात पूरी आपके सामने आ जाए। डेफिनेटली हमें 2012 का ओपनिंग ढूंढना है, लेकिन मैं आपके सामने पूरी पिक्चर सामने रखने के लिए 12-13 दोनों का लेजर रिटेन्ड अर्निंग्स का बना के दिखाने लगा। डेफिनेटली रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ शायद 12 का बना लेना चाहिए, 12 को रिवर्स वर्किंग करके, लेकिन जरा सही तरह आपके सामने जरा चीजें आ जाएंगी। फिगर सही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। मैं 12 और 2013 दोनों के एंगल से जरा एक रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर आपके सामने रखने लगा। रेडी है सारे? सबसे पहले ढूंढने जरा कहीं 186 रिटेन्ड अर्निंग्स पे फुल फोकस करें। 186 क्या है? 13 का क्लोजिंग है। पहले देखते रहिएगा कैसे लिख रहा हूँ। ओके जी प्लीज। 13 का क्लोजिंग, ऊपर मैं यहाँ 12 एंड करूंगा यहाँ पे, और फिर नीचे 13 का बना रहा हूँ। अभी देखा होगा आपने इस समय मेरे लेजर एसेट अकाउंट्स, अगला साल शुरू हो गया। 12 का क्लोजिंग बताएं, 105। बोर्ड पे जरा देखें, क्या यही 12 का क्लोजिंग 13 में ओपनिंग होगा? अजम्पशन ले रहे हैं, क्लोजिंग ही ओपनिंग होता है। उस दिन मैंने कहा तो हंस रहे थे, कोई अजम्पशन नहीं, क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब प्रॉफिट ढूंढने का, नजर आ रहे हैं, नजर आ गए, नजर आ गए। 13 का प्रॉफिट बताएं,
बोर्ड पे देखें, सही है 93, सही जगह। 12 का प्रॉफिट बताएं 82। जाने से आप डिविडेंड्स में आए नीचे, और डिविडेंड सही फाइनल रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ। डिविडेंड ब्रैकेट के बगैर डिविडेंड वाला पैराग्राफ पॉइंट नंबर 2 है नीचे, पॉइंट नंबर 2 पढ़े, ब्रैकेट के अंदर ना भी जाए, ब्रैकेट से बाहर बाहर है। 4 पर शेयर बिल्कुल ठीक हो गया। किस साल का है ये? 12 का, 12 का, 12 का। रिकॉर्ड कब करो? 13 मई, 13 मई। बोर्ड पे देखें, यहां आना है डिविडेंड वाला। 13 मई। डेबिट या क्रेडिट? रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड ने डेबिट होना। अब ये डिविडेंड जो है ये पर शेयर बताया हुआ, ढूंढने जरा। 4 रुपए पर शेयर, पर शेयर। अब इसकी टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगी? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपए पर शेयर, टोटल डिविडेंड आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग करवाएगा, 30 मिलियन होने कहीं। शेयर्स हैं या शेयर कैपिटल है? अमाउंट है या शेयर्स है? 30 मिलियन, 30 मिलियन है, कुछ चेंज नहीं है उसमें। शेयर कैपिटल में चेंज भी आ जाता है सजी, सजी शेयर्स इशू हो जाते हैं यार, बोनस शेयर्स भी होते हैं, राइट शेयर्स भी होते हैं, चेंज आ सकता है लेकिन नजर नहीं आ रहा। 30 एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 3 मिलियन हो जाएंगे, नहीं 3 लाख नहीं है, 3 मिलियन है। 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 मिलियन मीन्स 30 लाख, 30 लाख शेयर्स, लेकिन मिलियंस में वर्किंग हो रही है। 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 मिलियन शेयर्स, और एक शेयर पे कितना डिविडेंड? कैसे वर्किंग कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखें। 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये पहले मैं वर्किंग लिख रहा हूँ, जरा फिगर आई कैसे है। 30 डिवाइड बाय 10, ओके। इससे क्या होगा? 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर 12 मिलियन। डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट, डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट। कैश डिविडेंड या बोनस शेयर देख के बताया था। कैश डिविडेंड की एंट्री बताएं। डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट, डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस होगा, वो जो पेमेंट होगी तो देख लेंगे। पेमेंट विल नॉट अफेक्ट द रिटेन्ड अर्निंग्स। पेमेंट की एंट्री पेएबल, डेबिट एंड कैश क्रेडिट, वो फिर लायबिलिटी और एसेट कम होंगे। ओके हो गया सर। ब्रैकेट के अंदर जाए, एक काम रहता है अभी, ब्रैकेट के अंदर जाए इसी पॉइंट में। ये किस साल वाला है? 11 वाला है। ब्रैकेट के अंदर 11 वाला है या 13 वाला है? 15 वाला। 11 वाला है, किस साल रिकॉर्ड होगा? 12 मई आए इधर ऊपर। ये कितने पर शेयर है? 5 पर शेयर है। शेयर कैपिटल सेम है, 30 by 10 मीन्स 3 मिलियन एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15 मिलियन। तो 12 में जो डिविडेंड रिकॉर्ड होगा वो 11 वाला होगा, और 13 में जो डिविडेंड रिकॉर्ड किया मैंने वो 12 वाला 13 में। यहाँ तक प्लीज क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? अब बोर्ड पे जरा देखें, क्या 2013 का लेजर फाइनल है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 13 वाला, 13 वाला, 13 वाला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओपनिंग, प्रॉफिट, डिविडेंड और क्लोजिंग आ गया है, लेकिन ऊपर वाला देखें जो 12 का मैंने बनाया, उसमें क्या मिसिंग रह गया है? तो क्या मिसिंग फिगर निकाल लेंगे आप? यार पिछले सवालों में तो ये मैंने डिविडेंड लिखा नहीं है। द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग डिविडेंड, हम भी खामोश हैं, लेकिन अगर बताया होगा तो हम भी इंशाल्लाह गेम ऑन करेंगे। लिखे सब कुछ, बैलेंसिंग फिगर इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे, कैलकुलेटर आपके पास है। जज़ाकल्लाह, मैं बाद में लिखूंगा जब आप लिखेंगे। हमने लिख लिया हुआ है, हम लिखने लगे, हम पहले समझ रहे थे कि हम कौन है। जब क्लास स्टार्ट होती है तो चंद नौजवान होते हैं, माशाल्लाह जैसे जैसे क्लास एंड की तरफ जाती है तो सारे नौजवान तकरीबन इकट्ठे हो जाते हैं, और क्लास जब एंड होती है तो लाइफ ऑफ लाइफ होता है। जो लास्ट में आए हैं वो लास्ट में बैठे हैं और फर्स्ट आउट हो जाते हैं। बेटा प्लीज क्लास टाइम पे आया करें आप लोग, मैं प्लीज खुदा न खास्ता कोई आपको तंग करना मेरा मकसद नहीं है, वरना क्वेश्चन क्या समझ आता है? आ जाता है वैसे?
तो मैं भी फिर आधा घंटा लेट आया करूँ। नहीं यार प्लीज यार, हो सकता है प्लीज, इंशाल्लाह कल से हो जाएगा। भाई को भी याद करवा दूँ, भाई दोस्त है ना आपका, तो काइंडली प्लीज टाइम पे आइए, कहीं सामने मेरे बैठेगा ना, तो एक दिन हो सकता है इंशाल्लाह आदत फिर पड़ जाएगी। ब्रॉड डाउन बताना है आप लोगों ने कंप्लीट करना, करें करें पूरा करें। Any confusion in this working? Online students? रिवर्स वर्किंग तो हो जाएगी ना यार, ये टोटल्स भी बता दो मेरा यार, तो ये बात हो 2013 के 198, 2012 में 120, BD देयरफॉर बन जाएगा 38 शायद, तो जरा हाईलाइट कर ले। फाइनली सारी वर्किंग से हमने 38 सीखा है, 38 निकाला है। कर ले स्टार्ट, इकट्ठे होने प्लीज। शुरू करूं जी, नोट कर लिया सबने जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने बना लिया लेजर? हाँ जी, फर्स्ट पेज पर देखिए, जहाँ रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग स्टार्ट हुई थी, वो फिगर जो चाहिए थी मिल गई अब, लेकिन जी सामने सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़ेगा जरा, आप बताएं बनना है या नहीं बनना? जज़ाकल्लाह, फिगर बता 30, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो गया 30 है 38, 30 38, 38 लिख के रुके, इस 38 को गौर से देखें, ये आप नोट कीजिएगा मैं कहाँ कहाँ रोकता रहता हूँ। पिछला सवाल देखें, मैंने आपको रोका था 12 पे, 12 ढूंढने के बाद मैंने आपको रोका होगा, क्या सवाल पूछा होगा मैंने, पूछा होगा कुछ मैंने, नहीं नहीं चेंज तो बात की बात है, मैंने कुछ कहा था, ये किस दिन का ओपनिंग है, इसमें कब तक के प्रॉफिट्स हैं, why it is important, why this question is important, why this question is important, आए जरा एक दफा दोबारा सोचते हैं। ये 1 जुलाई 11 का बैलेंस है, किस डेट का क्लोजिंग है, 30 जून 11 का क्लोजिंग है, कब तक के प्रॉफिट्स इसके अंदर मौजूद है, 11 तक के, डेट नहीं ना पहली डेट बोलेंगे इंशाल्लाह ज़हन में रहेगा। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 30 जून 11, तो 10 तक के या 11 तक के, 12 तक के, 11 तक के प्रॉफिट्स के अंदर मौजूद है। अब अपना क्वेश्चन देखें जरा, क्या कोई 11 में भी करेक्शन है? आप देखें ना, डाटा देखें ना, नहीं नहीं नहीं, करेक्शन नहीं, करेक्शन वाली बात नहीं, क्या कोई एरर हुआ, क्या सवाल में कोई एरर मौजूद है सर? किस साल एरर हुआ है? 12 में, 8 में, एरर एरर भाईजान, एरर 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 11 में, 11 में, 12 में, कुछ कह नहीं सकते, क्वेश्चन साइलेंट है। ओ एरर हुआ भी है सवाल में, ये सवाल कौन सा हो रहा है, सवाल नंबर बताएं, सवाल नंबर 4, सॉरी सवाल नंबर 4 मिड ऑफ द पेज नीचे, इसमें कोई एरर है? किस चीज का एरर है? कम चार्ज हुई है ज्यादा, किस साल में? लगता है हर बंदे के पास क्वेश्चन में डेट डिफरेंट है। 12 में एरर हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 12 वाले साल में हुआ। सर बस सर सर ठीक है सर, ठीक हो जाती है गलती, कोई मसला। किस साल में एरर हुआ है? 12 वाले साल में हुआ है।
या 11 वाले में? अगर ये 12 की जगह फर्स्ट करें 10 लिखा होता तो फिर करेक्शन 10 से शुरू होनी थी, और 10 वाली करेक्शन 12 के प्रॉफिट्स में नहीं हो सकती, 13 के प्रॉफिट्स में नहीं हो सकती, 10 की करेक्शन 10 वाले प्रॉफिट्स में होगी। तो दोबारा बोर्ड पे जरा 38 देखें, क्या इसमें 10 वाला प्रॉफिट है? जाने दे, इसमें तो 11 वाला है, इसमें 11 तक के प्रॉफिट्स। तो 11 में एरर होता, 10 में होता, 8 में, 7 में वगैरह। कंपैरेटिव ईयर से अगर पिछले सालों में एरर है, कंपैरेटिव ईयर से पिछले सालों में अगर एरर है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इन एडजस्ट होना है। ठीक है सर? फिर मोहानी दिखाऊं, ये याद आ गया? मोहानी 1.5 क्यों है वहां, दोबारा देखें। ठीक है, चीजें नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन का काम है। मोहानी 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 वर्किंग वन देखें, वर्किंग वन 8 में कोई मसला है? 2008 में कोई करेक्शन है? 7 में है, 8 की करेक्शन 8 के प्रॉफिट में, 7 की करेक्शन 7 के प्रॉफिट में, और 6 वाली करेक्शन 6 के प्रॉफिट्स में होनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में 6 का प्रॉफिट अलहदा नहीं दिया हुआ था। दोबारा 68 देखें प्लीज, चेंजेस इन इक्विटी में 68 देखें। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सर इस सवाल में, इन सवालों में अगर रेट्रोस्पेक्टिव जाना हो। 68 में किस दिन तक का प्रॉफिट शामिल है, किस साल तक का? 6 तक का। तो 6 वाली करेक्शन देयरफॉर ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में हुई है, 6 वाली करेक्शन ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में हुई है, 7 वाली 7 के प्रॉफिट में, और 8 वाली 8 के प्रॉफिट में। हमारे इस क्वेश्चन में वापस आए, 2012 में एरर हुआ है, देयरफॉर ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स की ये जो 38 फिगर है, ये ऑलरेडी सही फिगर है, इसे रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या किसी भी क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती? किन क्वेश्चन में जरूरत होगी? जिन क्वेश्चन में कंपैरेटिव ईयर से पिछले सालों में मसले हुए। व्हाट इज द करंट ईयर? व्हाट इज द करंट ईयर? 13। व्हाट इज कंपैरेटिव ईयर? 12। अगर 12 से पिछले सालों में एडजस्टमेंट होती तो फिर ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब क्लियर है प्लीज, याद रहेगा। अब क्या करें जी, 38 पे फाइनल है, क्या चाहिए अब? 2012 का प्रॉफिट या 13 का? 11 का भी तो आना है, 11 का इसमें मौजूद होगा सर, अब 12 का आना है और 13 के अकॉर्डिंग भी आना है, ऐसे ही। लेकिन अब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि पता चले प्रॉफिट में कितने प्लस माइनस फिगर्स होनी है। तो आए जो सेकंड पैराग्राफ बीच में है उसकी पहले वर्किंग कर लें, वर्किंग से प्रॉफिट इसमें करेक्टेड अब आना है या अनएडजस्टेड ही आ जाना है? अब हम करेक्शंस करके अपनी फिगर्स फाइनल करते हैं। उसी तरह वर्किंग करें जिस अंकल की थी, वर्किंग नंबर 2 हो जाएगा शायद, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता है। correction of error। और अब वैसे ही करेंगे जैसे हमने शायद कल बहस कर ली वंडर लिमिटेड में। वंडर लिमिटेड के वर्किंग से कुछ एंट्रीज लिख लेने से शायद हेल्प हो जाती है, क्या ख्याल है? तो डेबिट क्रेडिट अगर लिखा हो तो प्लस माइनस करने में जरा आसानी रहती है, तो इतना मुश्किल नहीं है। अब अप्लाई करें, आए जरा ढूंढे एरर है क्या, किस साल की डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम आया है। वर्ड्स गौर से पढ़ें, बताएं क्या एडजस्टमेंट करूं 30 जून 2012 में, कैसे ठीक करूं? पढ़ने प्लस माइनस नहीं बेटा, अकाउंटेंट हम, डेबिट क्रेडिट के एंगल से बताएं कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। 21.8 किसकी बजाय कम चार्ज हुई है, ज्यादा? और चार्ज कर दें, कैलकुलेटर पकड़े, बताएं कितना डिफरेंस है। चार्ज करो, रिवर्स करो, 21.8 माइनस 12.8, ऐसे ही 9 की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज है, रिवर्सल एंट्री बताएं। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये किस साल में एंट्री कर रहा हूं मैं? 30 जून 12 के एंड पे लिखें, डेट्स भी लिखें, अमाउंट भी लिखें।
जी 12 में कोई और एडजस्टमेंट नहीं, पहले एंट्री देखें जी, यकीनन आएगा सर, लेकिन वो तो चेंजेस इक्विटी में आएगा। अब्दुल्ला साहब आएगा, क्यों नहीं आएगा? 11 का फाइनल किस साल में आएगा? नहीं आ चुका है, वो दोबारा स्टेटमेंट में आ रहा है, तो पहले ये वर्किंग कर। जी सर, एनी अदर एडजस्टमेंट इन 2012? नहीं, मतलब एंट्री बस एक ही है, अब इसके इफेक्ट्स प्रॉफिट पे लिखना है, एंट्री तो एक ही होनी है। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ, या इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। आप बताएं 30 जून 12 के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? और जाने दें यार, डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से 9 से प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। प्लस कर देंगे आप या माइनस कर देंगे? ओके सर, एनी कंफ्यूजन? चले सर, ये अगली बात जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन का ऊपर डाटा देखें, क्या 2013 का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया? क्या 2013 का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया हुआ है? देखिए ना सवाल यार, ये जो एरर हुआ था, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद आइडेंटिफाई हुआ या पहले? कहाँ लिखा? लिखा सवाल में लिखा, पढ़े जरा सब्सिक्वेंट वाला। क्या 13 का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया था करेक्शन करने से पहले ही? सब्सिक्वेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट वाज डिस्कवर्ड कि 2012 में एक एरर हुआ। अब क्या इस एरर से कि 2013 पे भी इफेक्ट आता है? असल में क्यों आता है, ये बहुत ध्यान से आपने बात सुननी है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग। 2012 में डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी हुई थी, जरा फिगर ढूंढ के बताएं। 21.8। ज्यादा चार्ज हुई थी या कम? अब डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होने से अकॉर्डिंगली डब्ल्यूडीवी कम हो गई होगी। किस साल? 12 में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होने से डब्ल्यूडीवी कम होगी। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऑनवर्ड ईयर्स में डब्ल्यूडीवी से रेट मल्टीप्लाई होना होता है, तो जरा 2013 जहन में लाना, क्या 2013 में भी प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है? और ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाने के बाद फिर एरर डिस्कवर हुआ, तो 2013 में जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी तो क्या गलत डब्ल्यूडीवी पे चार्ज हो गई है, और वो डब्ल्यूडीवी कम आ रही होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई थी। तो इस साल की 2013 की डेप्रिसिएशन क्या फिर कम चार्ज हुई होगी? डब्ल्यूडीवी अगर कम हो गई थी, तरतीब डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गई थी, डेप्रिसिएशन ज्यादा होने से डब्ल्यूडीवी कम हो गई थी, और कम डब्ल्यूडीवी पे फिर रेट लगा के जब डेप्रिसिएशन की वर्किंग हुई होगी, अगर इस साल की डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट कर भी ली जाए तो वो गलत इस वजह से होगी क्योंकि पिछले साल की डब्ल्यूडीवी ही गलत होगी। इस साल अगर हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर भी रहे होंगे तो वो फिगर गलत क्यों आएगी? क्योंकि वो डब्ल्यूडीवी गलत कैलकुलेट होगी, और वो डब्ल्यूडीवी कितने से कम हो गई थी? 9 से कम हो गई थी। तो क्या अकॉर्डिंगली फिर उस 9 पे कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी या ज्यादा चार्ज हुई होगी? किस साल ज्यादा चार्ज हुई? 12 में। ज्यादा चार्ज होने से डब्ल्यूडीवी कम हो गई, डब्ल्यूडीवी कम हो जाने से 2013 में कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। लेकिन जब हम करेक्शन कर लेंगे तो हमारी इस करेक्शन से अगर एंट्री देखें, क्या हमारी इस करेक्शन से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम हो के एसेट बढ़ नहीं जाएगा? हिम्मत जवानो हिम्मत।
तो एसेट कितने से बढ़ेगा? क्या ये हमने बढ़ाया है? क्या ये हमने बढ़ाया है? ये हम बढ़ा रहे हैं यार। क्या पहले कम हो गया था? एक्स्ट्रा 9 से कम हो गया था। तो क्या ये हमने बढ़ाया है? किस साल बढ़ाया? हिम्मत 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 12 में ही बढ़ाना था यार। तो क्या अकॉर्डिंगली अब 13 में इस 9 पे हमें एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी? एक्स्ट्रा या रिवर्स यार? ये क्या मजाक हो रहा है? रिलैक्स यार, रिलैक्स यार। किस साल ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? 12 में। कंसिडर करें ना। अच्छा, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होने से क्या होगा? WDV 9 मिलियन से कम हो जाएगी। इसको तो हमने ठीक कर दिया, लेकिन 13 का प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया हुआ है और एरर ठीक हुआ नहीं था। 13 का प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया और एरर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर हुआ। एरर करेक्शन के बगैर ही प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। तो देयरफॉर पिछले साल की जो WDV कम हो गई थी, उसी कम WDV पे करंट ईयर में रेट लगते डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई होगी। हालांकि 9 मिलियन की अमाउंट लास्ट ईयर बढ़ा के फिर शायद डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी। तो क्या इस साल ज्यादा चार्ज हुई होगी या कम? क्यों कम चार्ज हुई होगी? WDV क्यों कम होगी? क्योंकि ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। लास्ट ईयर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से WDV कम हो गई थी। देयरफॉर इस साल कम WDV पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। हमारी वर्किंग कहती है कि 9 मिलियन पे और डेप्रिसिएशन किस साल चार्ज होनी चाहिए? 2013 में या 12 में? 13 में भी क्यों करेक्शन करनी पड़ रही है? क्योंकि पिछले सालों के इफेक्ट्स की वजह से WDV कम आई होगी। अच्छा, ये सेम पॉइंट आया था मोहानी में भी। पेज नंबर 124 निकाला था। पेज नंबर 124 का पॉइंट नंबर 2 जरा देखें। क्या वहां भी कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी 2007 में? कितने से एक्स्ट्रा? लेकिन वहां तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की 2008 में आके। ना 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 ना, बिल्कुल सही पहुंच गया। मोहानी में ना डेप्रिसिएशन मेथड नहीं बताया। पढ़िएगा, एक मिनट पढ़िएगा तो सही, पढ़िएगा। मोहानी के पॉइंट नंबर 2 में डेप्रिसिएशन का तो जिक्र था, लेकिन मेथड का अगर नाम नहीं पता था तो हमने क्या ज्यूम करके गेम आगे बढ़ा दी होगी? स्ट्रेट लाइन गेम बढ़ा के आगे कर दी होगी। अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यूम हो तो डेप्रिसिएशन के रेट ने WDV से मल्टीप्लाई होना ही नहीं था। उसने किससे मल्टीप्लाई होना था? कॉस्ट से। और कॉस्ट एज इट इज रहेगी चाहे आप डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा चार्ज करें। तो महानी में भी सेम इशू है। दोबारा पढ़ने जरा, क्या इशू है? कम चार्ज हुई थी ज्यादा इस साल 7 में, लेकिन वहां मेथड ना पता होने की वजह से हमने क्या ज्यूम किया? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन अगर मेथड होगा तो फिर कॉस्ट से की बेस पे डेप्रिसिएशन आनी है। WDV कम ज्यादा हो भी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा डेप्रिसिएशन पे। तो देयरफॉर मैंने 2008 में कोई ऐसी बात नहीं की। यहाँ क्यों शुरू हो गया? मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता क्या है? ऑनवर्ड ईयर्स में फिर WDV की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। और क्योंकि ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी तो WDV कम होने की वजह से 2013 में कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, जिसको फिर हमें करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक मेरे वर्ड समझ आ गए? लेकिन ये वर्किंग इंशाल्लाह कल मैं दही से दोबारा शुरू करूंगा। अभी ये होमवर्क नहीं है। आप लोग इस तरह करें, एक आखिरी दिन आपके पास, वरना फिर आइए सेट के भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आज का दिन जरा हिम्मत करके बोरिंग कॉस्ट को अगर दोबारा दे दिया जा सके और कल उसका कोई टेस्ट दे देगा। तो बोरिंग कॉस्ट के वही मेन 2-3 बड़े बड़े सवाल लिख ले, जरा नाम दोबारा सही तरह रिफ्रेश करें और एक टेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा ताकि जरा कुछ सेल्फ असेसमेंट भी हो सके। गलती से ना डरें। मैक्सिमम गलतियां कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग स्टडीज हो जाए ताकि एग्जाम हॉल में जाके कम हो जाए। पहली दफा वहीं जाकर जब सवाल पहला नया देखते हैं हम तो सारी गलतियां वहीं हो जाती हैं। कुछ पहले कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस से गेम आगे बढ़ती है। एक ऑक्टागन रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन ढूंढने के इंशाल्लाह नाम लिख लें। ऑक्टागन एक क्वेश्चन नंबर 11 था चैप्टर के अंदर, इमरान। और कुरैशी तो आप करते रहते हैं, वो अच्छा लगता है। एक NRA वाला कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4।
नाम बोल रहा हूँ, नाम में से ढूंढ लीजिएगा। ऑक्टागॉन, दूसरा कौन सा बोला इमरान क्वेश्चन नंबर 11 था, और एनआरए क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे जाके जरा सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, तो इनको जरा सही तरह रिफ्रेश कीजिएगा। इसकी बेस पे फिर कल करने की जरा कोई टाइम निकालिएगा जिसमें घंटा डेढ़ घंटा बैठ के कोई टेस्ट अटेम्प्ट करना आपको, ठीक है। हफ्ते में कोई एक दिन इस तरह टेस्ट के लिए रखते हैं। अल्लाह हाफिज। टाइम पे काइंडली क्लास में आया करें यार। सर ये जो ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन था, लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक इसका कैसे निकाला कि प्रॉफिट पे ये है